देखो यहाँ पे ये कौन सा प्रभात? ये तो वही है। ये भी तो नहीं आ रहा है। हाँ ये ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। चैप्टर की है इसमें। देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे रिस्पायरेटरी आर्गन में, कुछ हमने बता दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फिर से करवा देते हैं। कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रीथिंग डिवाइस के बारे में बात करें यहाँ पे कि अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग एनिमल में अलग होता है। और ये किस बेस पे होता है बच्चे? हैबिटाट के बेस पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। ये पूछ सकता है आपसे कि जो ब्रीथिंग डिवाइसेस होता है, बस में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस बार पे डिपेंड करता है, तो क्या बताओगे? ये हैबिटाट के ऊपर नंबर 1, और नंबर 2 क्या है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है। फिर लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, इसकी बात करें यहाँ पे स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म। इसकी बात करें जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा होता है? देखो, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस से होता है। तो पहला तो ये हो गया कि स्पंज माउथ से पूछे, सिलेंट्रेट पूछे, फ्लैटवर्म पूछे, तो क्या बताओगे? इंटायर बॉडी सरफेस से। पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम पूछें अर्थवर्म में, ठीक है, तो अर्थवर्म में कैसे होता है? देखो, फिर अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल्स होता है। और दूसरी बात, इंसेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो अर्थवर्म में होगा मॉइस्ट क्यूटिकल से। और अगर हम इंसेक्ट की बात, तो जरा यहाँ देखो कैसे होता है इंसेक्ट। तो करें इंसेक्ट है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। काकरोच में कितने ट्रैकियल ट्यूब थे? है? कितने थे ट्रैकियल ट्यूब? कितने थे काकरोच में? 4, 10 पेयर। कितना था? 10 पेयर, 20 थे। देखो, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी सरफेस। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स, इसको बोलते हैं ब्रांकियल रिस्पायरेशन। देखो एक चीज और पूछ सकता है आपसे, गिल की जगह ब्रांकियल रिस्पायरेशन भी पूछ सकता है, दोनों मतलब सेम है। देखो अगर आपसे पूछता है गिल्स या ब्रांकियल रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हो गया, यानी कि आर्थ्रोपोडा जो एक्वाटिक यानी कि पानी में रहते हैं, साथ साथ एक्वाटिक मोलस्क हो गया। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, एक्वाटिक मोलस्क में क्या होता है? इसमें गिल से बोल सकते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होता है। किससे होता है? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। तो नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक, दूसरी बात करें कि यहाँ पे अगला हमारे पास है वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो, वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लंग्स, नंबर 5। फिर वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लंग्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। गिल से होगा तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, और लंग से होगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल फॉर्म यानी कि जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एमंग वर्टिब्रेट। तो ये कह रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं वहां पे इसका यूज करते हैं। लंग्स की बात करें, लंग्स के जो रिस्पायरेशन वो बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? लंग से रिस्पायरेशन करते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो। ठीक है, एमंग वर्टिब्रेट की बात करें, फिशेज यूज गिल्स। अगर हम फिश की बात करें तो ये गिल्स यूज करता है। ठीक है, एमंग वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में फिश जो होता है वो गिल्स यूज करता है।
जबकि एम्फीबिया जो होते हैं, अगर एम्फीबिया की बात करेंगे, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, रिस्पायर थ्रू लंग्स, इसमें लंग्स से रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो तो गिल से अगर हम बात करें, गिल से कहाँ कहाँ जाए, देखो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में है और मोलस्का में है, साथ साथ कहाँ देखो यहाँ पे है, ये फिशेस में भी होता है, बस में कुछ। और एम्फीबियन से कहाँ पे देखो, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की बात करें तो इसमें किससे होता है, देखो लंग्स होता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो एम्फीबिया होता है, जैसे कि फ्रॉग की बात कर रहे हैं, फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, इसमें मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, इसको हम बाहर भी लिख देंगे, इसमें मॉइस्ट स्किन से भी होता है। तो फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन से होता है, इसको बोलते हैं कुटेनियस रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे इसको, कुटेनियस रिस्पायरेशन। जरा देखो, तो हम लोग बात करें रिस्पायरेटरी ऑर्गन की, जरा देखो, अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे इंटायर बॉडी सिंपल, सिंपल डिफिजन की बात करें, सिंपल डिफिजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, इंटायर बॉडी सरफेस, ये कहाँ कहाँ हो जाएंगे हम देखो, तो पहला हमारे यहाँ है इंटायर बॉडी सरफेस से, इंटायर बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस से। और ये कहाँ का मतलब है बच्चे, देखो ये है सिलेंट्रेट में, है ना, स्पंज में, सिलेंट्रेट में, और कहाँ फ्लैटवर्म में हो गया, ये बताया था यहाँ पे स्पंज हो गया। ठीक है, और कहाँ देखो सिलेंट्रेट हो गया, और कहाँ देखो फ्लैट वर्म, है ना, फ्लैट वर्म। अगर हम फ्लैट वर्म की बात करें तो यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। दूसरा अगर हम बात करें देखो यहाँ पे, और वो किससे, देखो अर्थवर्म की बात करें तो किससे होता है, देखो यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। तो दूसरा हमारे पास है मॉइस्ट क्यूटिकल, हालांकि मॉइस्ट क्यूटिकल से देखो कहाँ कहाँ है, देखो मॉइस्ट क्यूटिकल से, यहाँ देखो क्या लिखा है, मॉइस्ट स्किन है, और यहाँ क्या देखो मॉइस्ट क्यूटिकल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, अर्थवर्म हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिस्पायरेटरी डिवाइसेस में कौन सा रिस्पायरेटरी डिवाइसेस कहाँ से यूज होगा। तीसरा हमारे पास देखो, और यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे इंटायर बॉडी सरफेस, यहाँ हो गया सिंपल डिवीजन। अर्थवर्म की बात कर ले यहाँ पे, ये हो गया मॉइस्ट क्यूटिकल। और इंसेक्ट की बात करें यहाँ देखो, तो इसमें किससे होता है, देखो यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रैकियल ट्यूब, यहाँ पे होता है ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब अगर कॉकरोच की बात करें तो यहाँ पे 20 थे पूरे। और ये कहाँ होगा, इंसेक्ट में, कौन से, लैंड वाले, क्योंकि एक्वेटिक वाले कहानी बदल जाएगी। देखो यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब है इंसेक्ट में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर विद इन द बॉडी सरफेस, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स, और गिल्स रिस्पायरेशन होता है, उसको ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको, गिल्स का नाम ना देके ब्रैंकियल रिस्पायरेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो गिल से कहाँ कहाँ होता है, देखो यहाँ पे एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में होता है, ये होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, यानी गिल्स की बात करें तो यहाँ पे गिल्स हो गया एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में। क्या फिश में भी होता है, तो आप कर सकते हो फिश। ठीक है, गिल्स होता है कहाँ पे, फिश में होता है, और कहाँ होगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और एक्वाटिक क्या, मोलस्क, एक्वाटिक मोलस्क, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एक्वाटिक मोलस्क में पाए जाएंगे। अगला हमारे पास देखो क्या है, अगला हमारे पास गिल्स के बाद है लंग्स। ठीक है, एमंग वर्टिब्रेट फिशेस यूजेस द गिल्स, तो कह रहे हैं कि यहाँ फिशेस जो यूज करता है, गिल्स की बात करें यहाँ पे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल की बात कर लेते हैं। देखो चौथा हमारे पास है, और वो है लंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स की बात कर देखो, तो लंग्स से कहाँ कहाँ है बच्चे, लंग्स से है देखो, यहाँ पे लंग्स बात करेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, है ना, दिया देखो यहाँ पे, कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल की बात करें। ठीक है,
रिस्पायर्स थ्रू लंग्स, ये हो जाएगा हमारा एम्फीबिया। और क्या होगा देखो, रेप्टाइल, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, ये लंग्स यूज करते हैं। साथ साथ जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग भी लंग से करता है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन फ्रॉग भी, एम्फीबिया लिखा हुआ खैर उसमें आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताया गया, मॉइस्ट स्किन से होता है, किसको बोलते हैं इसमें, फ्रॉग में। तो ये हो गया हमारा मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। मॉइस्ट स्किन की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉग। स्पेशल यहाँ पे फ्रॉग के बारे में दिया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिवाइस आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमने बताया है, ये गिल से जो रिस्पायरेशन होता है इसको बोलते हैं ब्रेंकियल रिस्पायरेशन, इस नाम से भी आपको पूछ सकते हैं। ये जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। ठीक है, ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बोल दो पल्मोनरी रिस्पायरेशन, लंग्स होगा तो पल्मोनरी। ठीक है, ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है। तो अर्थवर्म में, स्पंज में, सिलेंट्रेट में, ठीक है, तो ये कैसे होगा, इंटायर बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन इंटायर बॉडी सरफेस। और अगर हम बात करें मॉइस्ट क्यूटिकल से कहाँ होता है, तो ये होगा हमारा अर्थवर्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुटेनियस रिस्पायरेशन, वैसे बोलते हैं मॉइस्ट स्किन होगा इसको बोलते हैं कुटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, मॉइस्ट स्किन को क्या बोलते हैं हम लोग, कुटेनियस। कुटेनियस वर्ड यूज किए जाते हैं हम लोग इसके लिए, स्किन के लिए। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं कुटेनियस रिस्पायरेशन। देखो फटाफट इसको याद तैयार भी कर लो। जो लोग पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन या रिस्पायरेटरी डिवाइसेस भी आप इसको बोल सकते हो। हो गया सबको बच्चे, याद हो गया। देखो इंटायर बॉडी सरफेस से कहाँ बताओगे, स्पंज में, सिलेंट्रेटा में, फ्लैटवर्म में। और मॉइस्ट स्किन से क्या बताओगे, अर्थवर्म में। और मॉइस्ट क्यूटिकल से और ट्रैकियल ट्यूब से कहाँ पे, गिल से कहाँ कहाँ, और गिल से जो रिस्पायरेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, उधर कहाँ देखो, लंग से कहाँ कहाँ है देखो, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, बर्ड और मैमल में। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। मॉइस्ट स्किन से कहाँ पे है, फ्रॉग, इसको बोलते हैं कुटेनियस रिस्पायरेशन। तो अगर आप फ्रॉग देखो तो फ्रॉग में किससे किससे होता है देखो, एक तो मॉइस्ट स्किन हो गया, यहाँ पे एम्फीबिया यानी कि लंग्स पे हो गया, और एक यहाँ भी था आपका, और कहीं है, गिल से है। ठीक है, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा मोलस्का, गिल से जो टेडपोल होता है, टेडपोल स्टेज में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। वहां दिया नहीं गया है तो वहां पे गिल्स होता है। तो देखा जाए तो तीनों होता है, स्किन से भी होता है, गिल से भी होता है, लंग्स होता है, किसमें, फ्रॉग के केस में। लेकिन एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो वहां पे कुटेनियस हो जाएगा। पूछा जाता है फ्रॉग में कौन सा रिस्पायरेशन जो हमेशा होता रहता है, कौन सा है ये, यही है, स्किन से। किससे है, स्किन से। हो गया सबका, याद हो गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो इसे स्पंज दिया, जो स्पंज में कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, सिलेंट्रेट में कोई एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लैटवर्म में कोई एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा पिनंटुला, पिनंटुला में स्पायरेशन किससे होता है? स्किन से, मॉइस्ट स्किन ना।
इनेंटुला क्या है, ये पहले तो ये समझो क्या है। ये लोग कहीं और चले गए ना। सिलेंट डेटा है बच्चे, हाँ सही कह रहे हो, सिलेंट डेटा है। देखो सिलेंट डेटा है तो क्या बताओगे, इंटायर बॉडी सरफेस से। ऐसे पूछेंगे आपको, तो इस तरह से क्वेश्चन दे तो दिमाग में रखिएगा सारे एग्जाम्पल इसके। अगला हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ, देखो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या देखो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ देखो कह रही कि वी है पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हम लोग पढ़ना ह्यूमन के बारे में ही। कह रही कि पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। इट लीड टू नेजल चैम्बर। जब आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, नेजल चैम्बर। फिर क्या मिलेगा, नेजल चैम्बर के बाद कह रहे हैं कि थ्रू द नेजल पैसेज, उसके बाद क्या मिलेगा आपको बच्चे, नेजल पैसेज मिलेगा, ठीक है। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, और नेजल चैम्बर ओपन कहाँ होता है, देखो फेरिंग्स में, ठीक है। तो नेजल चैम्बर हो गया, नेजल चैम्बर, देखो नेजल पैसेज हो गया, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बारे में पता है यहाँ पे, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन, ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, कहाँ देखो यहाँ पे फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, लैरिंग्स रीजन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो नेजल पैसेज उससे कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे तीसरा है लैरिंग्स में, कहाँ पे लैरिंग्स में। और लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा बच्चे, ट्रैकिया में, देखो कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, ठीक है। और लैरिंग्स की बात करें यहाँ पे, जो लैरिंग्स होता है उसमें क्या होता है, देखो करियर लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन में एनहेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसलिए इसको लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो लैरिंग जो है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है, और इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। कि जब हम लोग खाना को निगलते हैं तो उसको एपिग्लॉटिस की मदद से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस क्या एपिग्लॉटिस। आवाज नहीं आ रही क्या, क्यों नहीं आ रही, नहीं हाँ ना, देखो चल रहा है, देखो क्या दिक्कत, देखो आ रहा है प्रभात, चेक करो जरा, वहां चेक कर लो अपने मोबाइल में। दिक्कत ठीक तो है, नहीं आ रहा था क्या, ठीक है। देखो जो पुरानी किताबें थे वहां पे हो सकता है नेजोफेरिंस लिखा हो, है ना, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया, फेरिंग्स कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे है फेरिंग्स, यहाँ देखो फेरिंग्स है, या इसको नेजोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं, लेकिन फेरिंग्स लिखा तो फेरिंग्स मान लीजिए इसको। देखो अब करें यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस, ये पूछा गया यहाँ पे, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, ताकि इसमें खाना जो अंदर जा ना पाए, इनटू द लैरिंग्स, इसमें लैरिंग्स। ट्रैकिया जे स्टेट ट्यूब, ट्रैकिया हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, स्टेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, और मिड थोरैसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड करता है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। आप पीछे देखो तो हमारे वर्टिब्री होते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, यानी कि T5, T5 पे डिवाइड हो जाता है। वैसे थोरैसिक होते हैं कितने पता है, 12 होते हैं, कितने होते हैं 12, 12 में से पांचवें वाले पोर्शन पे ये डिवाइड हो जाता है। अभी हम आगे आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्कल के बारे में, वहां पे आएगा, ठीक है।
स्केल पढ़ेंगे यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो फिफ्थ थोरेसिक भी बाइफरकेट कर जाता है दो पार्ट में, इसे मान लो ये इस टाइप से आ रही है। यहाँ पे T5 लेवल जैसे आएगा यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, देखो ऐसे इस टाइप में ये। तो कह रहे हैं T5 लेवल पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, ये हो गया इस टाइप से, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है फिफ्थ थोरेसिक पे। इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो हम लोग पहुंचे कहाँ थे, यहाँ देखो, यहाँ हम लोग पहुंचे थे देखा जाए तो ट्रेकिया में। ठीक है, ये ट्रेकिया, और ट्रेकिया से फिर कहाँ पहुंचे हम लोग, ब्रोंकाई में, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, कहाँ पे, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया नंबर हमारा 3, 4, ठीक है, और ये हो गए 5, यानी कि ब्रोंकाई पे पहुंच चुके। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। फिर क्या आता है, सेकेंडरी और फिर आता है टर्सरी ब्रोंकाई। ये नंबर हो गया हमारा 6 और ये नंबर हो गया हमारा 7। तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई हो गई। अब देखो आगे, एन ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंकाई एन ब्रोंक्यूल, ये नंबर हो गया हमारे 8 ब्रोंक्यूल। ईटिंग एंडिंग ऑफ इन ए वेरी थिन टर्मिनल, लास्ट में टर्मिनल इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल एंडिंग ऑफ इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, फिर जो इसमें ट्रेकिया होता है, ठीक है, ट्रेकिया साथ साथ में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है मतलब कुछ ऐसे, देखो ये आपको मैंने रिंग दिखाया, देखो ये ऐसे होता है इस टाइप में, यानी कि आगे की तरफ तो ये कंप्लीट होता है, जो पीछे तरफ ऐसे खाली होता है, माया। तो ये बिल्कुल ऐसे देखो, ये क्या है, इनकम्प्लीट, अगर इसका पूरा मिला तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिंग हो जाएगा। तो कह रहे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, इसको आपको लिख रहा है सामने की तरफ होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है कहाँ से, देखो इनिशियल, ये जो है ट्रेकिया से लेके कहाँ तक, देखो कहाँ तक बताया हमने, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। ठीक, अब देखो आगे, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वेलाई। लास्ट में जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बन जाता है एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होता है, सबसे लास्ट होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल हो गया और एल्वेलाई हो गया, कंप्राइजेस लंग्स। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, देखो लंग्स का पार्ट बनाते हैं। तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वेलाई, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, बोलो, ये लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात करें कि यहाँ पे वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, और डबल लेयर जो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल फ्लूइड। और उस फ्लूइड से जो है उसको फ्रिक्शन में मदद मिलती है, फ्रिक्शन नहीं हो पाती पास में कुछ, तो प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है बिटवीन देम। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस। तो कह रहे हैं जो इसको फ्रिक्शन होता है, हमारा लंग्स ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, इस वजह से उसमें फ्रिक्शन ना होने पाए, उससे बचाने का काम करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे जो, तो खैर यहाँ तक हम लोग जो बात कर रहे थे, पहले इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या समझ में आया यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या बताया हमने इसके मतलब। ठीक, देखो फिर से बताया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। देखो पहले फिगर देख लो, इसको समराइज भी कर देंगे। देखो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एपिग्लॉटिस बताया गया, यहाँ पे एपिग्लॉटिस साथ साथ में जो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ग्लॉटिस को यहाँ पे दिया है, ग्लॉटिस भी कवर कर देगा। यहाँ पे एक लैरिंस दिखाया गया, लैरिंस हम लोग क्या बोला था, साउंड बॉक्स, क्या बोला था, साउंड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रैकिया दिखाया, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है सामने से कंप्लीट होता है, पीछे खुला होता है, क्योंकि तो पीछे हमारा क्या रहेगा, फूड पाइप रहेगा, क्या रहेगा, फूड पाइप। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रैकिया के बाद दिखाया गया, देखो यहाँ पे ये ब्रोंकस हो गया, यहाँ पे ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, किस लेवल पे, T5 लेवल डिवाइड हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट और राइट, किसमें, ब्रोंक्यूल में। इसके बाद जरा दिखाया गया यहाँ पे, देखो कई सारी ब्रांचिंग दिखाई गई है, साथ साथ में क्या दिखाया है, ब्रोंक्यूल यहाँ पे दिखाया गया, और यही ब्रोंक्यूल लास्ट में किसमें चुन जाता है, देखो एल्वेलाई में, किसमें, एल्वेलाई में। एक चीज और देखो यहाँ पे, ये 2 लंग दिखाया गया है, इस लंग को देखो तो ये डबल मेम्ब्रेन है,
देखो इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो येलो कलर का दिखाया गया है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड से क्या होता है? फ्रिक्शन से ये रोकने के काम करते हैं, फ्रिक्शन नहीं हो पाती उससे बचाते हैं। ठीक, तो प्लूरल फ्लूइड हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये लंग्स आपको दिखाया गया, कट रिब आप रिब, यहाँ पर रिब दिखाया गया, चारों तरफ हमारा रिब्स होगा। ठीक है, एक चीज और दिखाया गया, देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ नीचे क्या दिया, देखो यहाँ पे डायफ्राम डोम शेप दिया गया, कैसा है? डायफ्राम है। तो अगर आप नीचे देखो तो क्या है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम। और पीछे देखो तो क्या है? इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रा कॉलम है, पीछे बैकबोन। और फ्रंट पे क्या है हमारा? स्टर्नम। और लेटरल साइड पे क्या है? रिब्स। तो चारों तरफ से क्या है? ये पूरा बंद है, बंद है। नीचे से क्या है बताओ? डायफ्राम। वेंट्रल साइड से क्या है? स्टर्नम। पीछे साइड से क्या है? वर्टिब्रा कॉलम। लेटरल साइड से क्या है? रिब्स। ऊपर से तो अब कवर है ही, ये पूरा, ये पूरा एक क्लोज चैम्बर जैसा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, अब जरा इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ। हाँ, कार्टिलेजिनस रिंग से क्या कहना चाह रहे हो? ये कहाँ कह रहे हो बात? आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, देखो कहाँ बात कर रहे हो? यहाँ देखो, पहले देखो यहाँ तो लिखा हुआ ना कुछ पार्ट, यहाँ भी तो है, ब्रोंकस लिखा है, यहाँ पे तो कार्टिलेजिनस रिंग है, देखो यहाँ अंदर तक आया है, दिख रहा है? हाँ हाँ, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक दिखाया गया है, दिख रहा है आपको? रिंग तक दिखाया गया है। कहाँ पे? ब्रोंक्यूली, इसी तो एक्सटेंशन आया है, देखो आगे दिख रहा है, ये इसी तो एक्सटेंशन आया है, ये दिख रहा है? कहाँ पे? ये मेन ब्रोंकस, ब्रोंकस से होता है, इसे आर्टरी होता है, एओर्टा होता है। एओर्टा बड़ी वाली मोटी वाली जो आर्टरी होती है, और पतली वाली को हम लोग आर्टरी बोलते हैं। यही आर्टरी आगे डिवाइड कर जाए तो कैपिलरीज बना लेगा। उसमें क्या बना लेगा? कैपिलरीज बना लेगा। उस मारा इसको। ब्रोंकस बड़ी होती है और जो ब्रोंकियल होती है पतली होती है, बस इतना कह सकते हैं, इतना अंतर होता है। ये देखो क्या, ब्रोंकियल में कई सारे ब्रोंकियल, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इनिशियल ब्रोंकियल, हाँ इनिशियल ब्रोंकियल और दो पार्ट डिवाइड किया ना, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल। माया, तो टर्मिनल ब्रोंकियल पे नहीं है लेकिन इनिशियल ब्रोंकियल पे है। उसमें ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियल तक होता है बच्चे, उसमें टर्मिनल ब्रोंकियल में नहीं होता है, टर्मिनल ब्रोंकियल में नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन है ब्रोंकियल ही इसमें। आप इसको जो फंसा है मैं इसको थोड़ा सा बता दूं अभी आप। देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, क्या है ये? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। गैप भी हो गया, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। यहाँ के बाद जब नंबर 2 पे अगर देखेंगे तो जाता हमारा कौन सा? नेजल पैसेज। ये है नंबर 1, नेजल पैसेज। क्या है? नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज के आगे बढ़ोगे यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा? यहाँ पे नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, उसे इसको बोला था नेजो फेरिंग्स। क्या बोलना चाहिए इसको? नेजो फेरिंग्स। नंबर 3, ठीक है, नेजो फेरिंग्स। और नेजो फेरिंग्स के बाद वो क्या आ गया देखो, यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा? यहाँ पे ट्रैकिया। कौन सा आ गया? ट्रैकिया। नेजो फेरिंग्स बात आएगा, लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स है इसमें। इसके बाद हमारे पास है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या होगा? ट्रैकिया।
ट्रैकिया के बाद क्या होगा? ठीक है, ट्रैकिया के बाद क्या बताओ? है प्राइमरी ब्रोंकाई, हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई, हो जाएगा यहाँ पे टर्सरी ब्रोंकाई। बस सीक्वेंस में आपका हो जाएगा तो ठीक रहेगा। 6, 7, 8 टर्सरी ब्रोंकाई हो गई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये हो गया नंबर 9 और नंबर 10, डक्ट ऑफ एवलाई और एवलाई। ये हो गया नंबर 10, 11 और नंबर 12। ये है कहानी इसकी। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। है, अब बता रहे तो यहाँ देखो लास्ट में जो ये चीज देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ टर्मिनल ब्रोंक्यूल और सॉरी डक्ट ऑफ एवलाई और एवलाई दिया हुआ है। लास्ट में जो दिया है ये डक्ट ऑफ एवलाई और एवलाई, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं क्या? एक्सचेंजिंग पार्ट होता है। कौन सा होता है? एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, मतलब गैस रिस्पायरेशन यही से होता है। देखो ये देखो, ये हमने जो लास्ट में बताया है ये इसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट होता है ये। एक्सचेंज पार्ट आपसे पूछता है कि जहां पे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं, दो ही होते हैं लास्ट वाले, 11 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, 11 और 12 है, यानी कि डक्ट ऑफ एवलाई और एल्वलाई, इसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट। तो बाकी को क्या काम करेंगे? देखो बाकी से एयर जो है पास होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट मतलब इससे एयर होके जाएगा, लेकिन गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, ये जाएगा हमारा कंडक्टिंग पार्ट। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक टर्म यहाँ पे दिया गया था और वो था यहाँ पे कार्डलेजनर रिंग की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कार्डलेजनर, यहाँ देखो एक हमारा था टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेके ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पोर्शन था, ये ट्रैकिया देखो, ये ट्रैकिया हो गया, और यहाँ पे है इनिशियल ब्रोंक्यूल। ये ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक का बच्चे इसमें कार्डलेजनर रिंग पाया जाता है कार्डलेजनस रिंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कार्डलेजनस रिंग कहाँ से कहाँ होगा, देखो ये ट्रैकिया से लेके कहाँ तक होगा? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। ये यानी ट्रैकिया के बाद क्या होगा? प्राइमरी ब्रोंकाई में होगा तो बिल्कुल होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होगा बिल्कुल होगा, टर्सरी ब्रोंकाई में होगा बिल्कुल होगा, इनिशियल ब्रोंकाई में होगा बिल्कुल होगा। तो आपको ध्यान रखना कंडक्टिंग पार्ट, इस पर क्वेश्चन आया है, कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन सा एक्सचेंजिंग पार्ट है। तो लास्ट के दो जो पार्ट बताए, डक्ट ऑफ एलाई, ये एक्सचेंजिंग पार्ट है, और जो यहाँ बताया हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, यहाँ तक होता है कंडक्टिंग पार्ट, जिसमें एयर सिर्फ इसके रास्ते से होके जाता है, लेकिन गैस एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कार्डलेजनर रिंग की, तो ये ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक का जो पोर्शन होता है, उसी में सिर्फ पाए जाते हैं कार्डलेजनर रिंग, जो कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होता है। सामने से कंप्लीट होगा और पीछे से इनकम्प्लीट होता है। उसमें आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो
तो पहले तो इतना नोट कर लो। और ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड करते थे यहाँ पे? थोरेसिक के 5th थोरेसिक पे, ठीक है। तो T5 यानी कि T5 पे ये डिवाइड करने का काम करता था, लेफ्ट और राइट इसमें ब्रोंक्यूल में। हो गया। तो सबसे ऊपर हमने क्या बताया, बताओ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर कहाँ जाएगा? नेजल पैसेज, फिर क्या है? नेजोफेरिंक्स, क्योंकि फेरिंक्स का काफी बड़ा हिस्सा होता है, तो जो नोज वाला पोर्शन होगा उसको नेजोफेरिंक्स बोल देंगे, ठीक। तो नेजोफेरिंक्स के बाद क्या आएगा? देखो लैरिंग्स, उसके बाद क्या आएगा? ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकोई, फिर क्या आएगा? सेकेंडरी ब्रोंकोई, फिर क्या आएगा? टर्सरी ब्रोंकोई, फिर क्या होगा? इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डक्टा पेलाई और एलुलाई, ठीक है। लास्ट के दो पार्ट जो है हमारे पास, डक्टा पेलाई और एलुलाई, ये हो जाएगा हमारा एक्सचेंजिंग पार्ट। बाकी जो बचेगा वो कंडक्टिव पार्ट में चला जाएगा। कंडक्टिव मतलब होता है सिर्फ एयर इससे होके आएगी, लेकिन एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज सिर्फ होता है एलुलाई लेवल पे, और वो लास्ट में होता है, यानी कि डक्टा पेलाई और एलुलाई लेवल पे। मैं और बात करेंगे कि जो कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ कहाँ होता है इनकम्प्लीट वाला, तो क्या बताओगे? ट्रैकिया से लेके कहाँ पे? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। इसको आप आईटी से याद कर सकते हो, अगर मान लो भूल जाओ तो। नीचे आई लिया गया, ऊपर से टी लिया गया, कुछ और मत कर देना। कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। आई मतलब इनिशियल ब्रोंक्यूल, टी मतलब ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक का कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, जो कैसी होती है? इनकम्प्लीट। तो बस यही भी पूछी जाती है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, एक्सचेंजिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो दिक्कत, ठीक है। और कुछ चीजें यहाँ पे फिगर में दिया नहीं गया सब क्लियर कर तरीके से, तो उस पर फिगर ज्यादा ध्यान मत दो। ये सीक्वेंस इसलिए मैंने बना दिया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ऐसे आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। फिर से देख लो, नंबर 1 में क्या है बच्चे? बोलो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नंबर 2 पे क्या बताया? नेजल पैसेज, फिर क्या आया? नेजोफेरिंक्स, फिर क्या आया? लैरिंग्स, फिर क्या आएगा? ट्रैकिया। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या बताया? साउंड बॉक्स। अच्छा, बर्ड में इसी के नाम देते हैं हम लोग, बर्ड में सैरिंग्स बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं? सैरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे लैरिंग्स, वहां पे सैरिंग्स। यहाँ पे क्या देखो? ट्रैकिया, उसके बाद क्या है देखो? प्राइमरी ब्रोंकोई, सेकेंडरी ब्रोंकोई और टर्सरी ब्रोंकोई, फिर क्या आ जाएगा? इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। फिर क्या होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डक्टा पेलाई और एलुलाई। क्लियर? तो ऐसे आपको तैयार करना है, पूरे ऐसे याद हो जाएगा। कंडक्टिंग पार्ट याद रखिएगा, एक्सचेंजिंग पार्ट छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग पार्ट। ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि आपके जो एक्सचेंजिंग पार्ट में देखो कौन से आएंगे? देखो डक्टा पेलाई और एलुलाई ही आता है, ठीक है। और बाकी याद करने की जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ कहाँ मिलेगी, तो क्या बताओगे? इनिशियल ब्रोंक्यूल से ट्रैकिया तक। ऐसे कर सकते हो, आईटी से याद कर सकते हो, ठीक है। सामने कंप्लीट होगा, पीछे तरफ इनकम्प्लीट, क्योंकि पीछे इसोफेगस जाता है। क्या जाएगा? इसोफेगस। ये ज्यादा खाना खाने के बाद क्या होता है, जो लोगों ने इसोफेगस में खाना भर लेते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो रिस्पायरेटरी रेट धीरे धीरे शांत हो जाता है, फिर आदमी जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन कहते खाना खाने के बाद नींद ज्यादा आती है, सुना है? इसी वजह से देखो पूरा बीमार जो है स्लो हो जाता है। हो गया? ये याद हो गया? अब तो अभी लंग्स के चैम्बर भी होते हैं, 5 चैम्बर होते हैं लंग्स के हम लोग में, ठीक है। लेकिन वो सब सिलेबस में है नहीं आपके, ठीक है। बस आपको मैंने ये जो पूरा जो पैराग्राफ मैंने इसी लाइन से आपको बता दिया है, इसी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखो, कायदे से जो ये एलुलाई वाला पार्ट है, इसके पास जो ये डक्ट दिख रहा है, इसको उन्होंने ब्रोंक्यूल बोल दिया है। ये वास्तव में क्या है? डक्टा पेरुलाई है। क्या ये? डक्टा पेरुलाई, लेकिन यहाँ पे ब्रोंक्यूल बोल दिया है, उससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो डायग्राम को छोड़ दो आप फिलहाल, ठीक है। इस पर ध्यान रखो, बस आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे कि जो ये चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और फ्लूरल फ्लूइड क्या करता है कि जो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। बाकी रिप्स के बारे में पता ही है आपको। देखो देखो, अच्छा एक चीज में और दिख रहा है आपको, तो देखो ध्यान से देखो, ये जो लंग्स है इसके, ये आपका ऐसे दिख रहा है पूरा ये, और ये हार्ट आपका किधर है? देखो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में ये कनकेविटी बनी होती है, कैविटी होती है, इसी के अंदर यहाँ पे हार्ट होता है। इसका शेप कैसा है? यहाँ पे बिल्कुल बंद मुट्ठी के जैसे, इतना बड़ा है आपका, जितना बड़ा मुट्ठी उतना बड़ा यहाँ पे आपका हार्ट है। सुना है कुछ? ये आपका हार्ट दिया गया है, और हार्ट इसका मतलब लंग्स के बीच में है। क्लियर? ये मिड पोर्शन यहाँ दिखाया गया, बीच में मिला दिया गया है, लेकिन ये मिड पोर्शन से जस्ट लेफ्ट साइड होता है।
देखो इसके बाद आप बोलो 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 देखो आगे देखो, ठीक है, जब मन करे तब बोल दीजिए। कह रहे कि लाइनिंग वेयर इज द कह रहे कि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स, जो अंदर वाला होता है वो लंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। देखो लिखा हुआ यहाँ पे, देखो कह रहे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या करता है, देखो कंडक्टिंग पार्ट बनाने का काम करता है। देखो दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे वेयर इज द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट, एल्वेलाई और उसके डक्ट यानी कि डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान रखिएगा इसको, तो डक्ट और उसके एल्वेलाई वो बनाएंगे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बोलेंगे। यदि कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर, कंडक्टिंग पार्ट का मेन काम होता है जो गैसेज होती है उनको ट्रांसपोर्ट करना एल्वेलाई तक, एंड क्लियर इट, साथ साथ में उसको क्या करता है, क्लियर करता है, किससे, फॉरेन पार्टिकल से। बहुत सारे जो एयर में बहुत सारे अलग से डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, तो उसको क्लियर करने का काम करता है, देखो फॉरेन पार्टिकल। और साथ में क्या करेगा, देखो जो गैस हो सकता है ड्राई हो तो उस गैस को ह्यूमिडिफाई करेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर मिला देगा। किसका काम बता रहे हैं, कंडक्टिंग पार्ट का, ठीक। साथ साथ क्या करेगा, देखो जो एयर हो सकता है वो एयर, जैसे लू के समय, गर्मी के समय क्या होता है, लू चलती रहती है और हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा, तो टेम्परेचर का हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लाने का भी काम करती है। देखो साथ साथ ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर तक लाने का भी काम करती है, ठीक। देखो तो कितने काम हो गए, देखो पहले बताया कि फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करता है, और देखो क्या है, ह्यूमिडिफाई करता है, मॉइस्चर मिलाएगा, साथ साथ में हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम करता है। यानी कि एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ये जो एक्सचेंज पार्ट होता है वही क्या होता है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एक्सचेंज पार्ट की बात करें यहाँ पे, वही क्या होता है, क्या, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। तो अगर आपसे पूछे कंडक्टिंग पार्ट जो होते हैं उससे कितने काम है, बताओ कितने काम है। पहला क्या बताया, फॉरेन पार्टिकल्स बचाना, दूसरा क्या है, ह्यूमिडिफाई करना, तीसरा क्या है, ये आपसे पूछ सकता है कंडक्टिंग पार्ट का वर्क फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट्स आर, पहला ऑप्शन इट ह्यूमिडिफाई एयर, दूसरा ऑप्शन इट क्लियर द फॉरेन पार्टिकल, और तीसरा ऑप्शन इट ब्रिंग्स टेम्परेचर इक्वल टू देयर बॉडी, बॉडी के इक्वल क्या टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जो एक्सचेंज पार्ट होता है वास्तव में वहीं पे गैस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ये हम लोग बात करें यहाँ पे इसके गैस के दो पार्ट की। फिर लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, हम लोग को जो लंग्स होता है किस चैम्बर में होता है, थोरैसिक चैम्बर में होता है, ठीक है। हम लोग को वर्टिब्री होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कार्डल। कौन सा, कार्डल। सर्वाइकल कितने होते हैं पता है, 7, थोरैसिक कितने होते हैं पता है, 12, 5 नहीं 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। बाकी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, 5 1 1, ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कार्डल। यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट, कैसा होता है बच्चे, एयर टाइट चैम्बर होता है, ना हवा बाहर से अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है, सिवाय इसके जो कनेक्टिव पार्ट उसके अलावा। देखो कह रहे थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, यहाँ देखो थोरैसिक चैम्बर की बात करते हैं डॉर्सली, पीछे की साइड से किससे कवर होता है बताओ, बाय द वर्टिब्रा कॉलम, बैकबोन से कवर होता है, और सामने से किससे कवर होता है बताओ, स्टर्नम से होता है, ठीक है। और लिटरली किससे कवर होता है बताओ, रिब्स से, लिटरली ये वाला रिब्स है पूरा, रिब्स से होता है। एंड ऑन लोअर साइड से बताओ, डोम से, डायफ्राम से कवर होता है। तो डॉर्सल से कवर, वेंट्रल से कवर, लेटरल से कवर, नीचे से कवर, तो पूरा क्या हो गया, एयर टाइट चैम्बर हो गया। देखो द एनाटॉमिकल सेटअप जो होता है ऑफ लंग्स इज थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, अगर कोई भी थोरैसिक कैविटी में चेंज करोगे विल बी रिफ्लेक्ट इन द लंग्स, उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, लंग्स में दिखेगा, यानी कि पल्मोनरी पार्ट में दिखेगा, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, और ऐसा अरेंजमेंट जरूरी भी है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम को
टाइटली अल्टर नहीं कर सकते हैं। हम लोग थोरेसिक चैम्बर जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, तो किसको बढ़ाते हैं? थोरेसिक चैम्बर को, लंग्स को नहीं बढ़ाते हैं। लंग्स का वॉल्यूम फिक्स रहता है। आया? बढ़ाते किसको? थोरेसिक चैम्बर को आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन लंग्स के वॉल्यूम को घटा बढ़ा नहीं सकते। क्लियर हुआ? वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये हमारे लिए यानी कि रिस्पायरेशन के लिए जरूरी भी है। आगे आगे हम लोग देखेंगे अब इसके बारे में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको कभी भी हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ थोरेसिक चैम्बर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कि हमने सांस बढ़ा लिया तो हमने लंग्स को बढ़ा लिया, नहीं, हम थोरेसिक कैविटी को बढ़ाते हैं, लंग्स तो अपनी जगह रहेगा। मैं अब कर रहे हैं रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसमें क्या क्या स्टेप जरा ये देख लो। पहला बताया देखो यहाँ पे ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला काम होगा ब्रीथिंग, या इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर। इसमें होता है क्या देखो, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है इट ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एलुलर एयर इज रिलीज। तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है और CO2 जो है ये बाहर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी ब्रीथिंग का दूसरा नाम है बच्चे पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर आपसे पूछे पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन, या कह सकते हो ये क्या किस चीज को बताता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स क्या मतलब इसका बताओ? O2 का आना CO2 का जाना, एक्चुअली ब्रीथिंग ही है। तो पूछ सकता है पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है? तो O2 का निकलना, CO2 का जाना, CO2 का आना, O2 का आना, CO2 का निकलना, O2 का आना, ऐसे पूछ सकता है। ठीक, ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन नंबर 1। तो पहला तो होता है ब्रीथिंग। नंबर 2 देखो, अब चूंकि जो आपका एयर है आपने रिस्पायरेशन कर दिया, ठीक है, अभी कहां पहुंचा है? लंग्स एलुलाई में। ठीक है, तो कह रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एलुलर मेम्ब्रेन। अब जो एलुलर मेम्ब्रेन होता है वहां पे क्या होगा? इसका डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन हो गया, और डिफ्यूजन होके जाए कहां पे? ब्लड में। कहां जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड से क्या होगा देखो। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। और इस ब्लड के माध्यम से जैसे हमने बताया था कि जो ग्लूकोज वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ये ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तीसरा स्टेप। चौथा देखो, अब चौथा ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचे? किसी आर्गन में। आर्गन में कहां पे? टिश्यू में। टिश्यू में कहां पे? सेल में। अब सेल को क्या देगा? ऑक्सीजन। सेल को ऑक्सीजन देगा और वहां से क्या लेगा बदले में? CO2 लेगा। देखो, चौथा हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो जाए। तो 4 बेसिकली स्टेप होते हैं। सीधा सीधा अगर आपसे बात करें, सबसे पहले कि एयर हमारे पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, मतलब बाहर की एयर हमारे बॉडी में आएगी। बॉडी से कहां जाएगी? लंग्स एलुलाई पे। लंग्स एलुलाई से फिर कहां जाएगा? कैपिलरी में, उसमें। और ब्लड से कहां जाएगा? ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर कहां जाएगा? टिश्यू में। और टिश्यू में जाने के बाद सेल से कहां, ब्लड से कहां जाएगा? वो सेल में जाएगा, उसमें। और सेल से O2 CO2 ले लेगा, O2 को वहीं पे दे देगा, तो वहां पे काम होगा। और इसी ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। आगे बात करेंगे। तो कितने स्टेप हो गए? देखो 4 स्टेप हो गए। ये पूछा भी गया था, एक बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या मतलब इसका बताओ? हाँ, क्या मतलब है? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग के क्या मतलब है? O2 का आना, CO2 का जाना, CO2 का आना, O2 का जाना। यहां देखो, कह रहे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, पढ़ा है? तो ये एयर टाइट चैम्बर है, एक तरीके से कह सकते हो, एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, तो क्या बॉयल्स लॉ अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते हैं? उससे टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही बॉयल्स लॉ में, पता नहीं है? तो मैंने कब कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट करना है? कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम होना चाहिए। ये नहीं कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, कोई डिसाइड तो होना चाहिए, अमाउंट तो फिक्स होना चाहिए। अमाउंट फर्क करने के वॉल्यूम तो नहीं पड़ेगा आपका, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। अमाउंट फिक्स्ड हो और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम लोग का कांस्टेंट होता ही है 37, तो वहां पे बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। क्या देखो जरा बॉयल्स लॉ, कोई बताएगा? प्रेशर इनवर्सिबल टू
वैल्यूम पक्का, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अरे वाह फॉर्मूला तो याद है। देखो यहाँ पे क्या देखो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये होता है। देखो जब हमारे बॉडी के अंदर का जो वैल्यूम होगा, देखो कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अंदर जब बहुत सारा गैस भर जाएगा, CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे अंदर प्रेशर बढ़ने का मतलब गैस का प्रेशर कौन सा, CO2 लंग्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम होता नहीं होता। CO2 बाहर कम है और अंदर CO2 ज्यादा है, तो ज्यादा अंदर ज्यादा बाहर कम, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम क्या है, कम है। उसमें तो अंदर का जो CO2 होगा वो बाहर रिलीज होगा, उसमें CO2 क्या होगा, वो बाहर रिलीज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब बाहर रिलीज होगा तो प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपने वॉल्यूम में फिर से आ जाएगा। उसमें ये कहानी देखो कह रहे कि ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, पहला होता है इंस्पायरेशन यानी कि गैस को इनटेक करना, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले जाया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या बच्चे, एक्सपायरेशन यानी कि जो अंदर की जो एयर होती है उसको हम लोग बाहर रिलीज करते हैं, देखो CO2, बाय विच एल्वुलर एयर इज रिलीज, जहां पे एल्वुलर एयर को रिलीज किया जाता है। फिर द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट, इसमें प्रेशर ग्रेडियंट बनता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे O2 की बात करें तो O2 की कंसंट्रेशन बताओ कहां ज्यादा होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर की एटमॉस्फेयर में, और CO2 का लेवल कहां ज्यादा होता है, मैं ज्यादा से कम की तरफ वो सिंपल सा ट्रांसपोर्ट होता है, याद देखो। तो लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, तो कह रहे हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए लंग्स और एटमॉस्फेयर के, और ग्रेडियंट का मतलब होता है दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट होगा, बराबर हो जाए तो ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, यहाँ देखो। कह रहे कि इंस्पायरेशन की बात करें, यहाँ देखो कह रहे कि इंस्पायरेशन इज कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, अगर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर, इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है, क्या है, कम है। और ये किसकी प्रेशर की बात कर रहा है, ये CO2 के O2 की बात यहाँ लिखा नहीं, लेकिन समझिएगा बात को क्या कहना चाह रहे हैं। O2 ऑक्सीजन की प्रेशर की बात कर रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेशर की बात कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के एटमॉस्फेयर कंपेयर में क्या है, ये कम है, तो क्या होगा देखो, दैट इज, इसी को बोलते हैं बच्चे नेगेटिव प्रेशर, क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कह सकते हैं इसको नेगेटिव प्रेशर भी आप बोल सकते हो। देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, बाहर एटमॉस्फेयर में ज्यादा तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, समझाया। लेकिन अगर देखो यहाँ पे सिमिलरली ऐसे बात करें एक्सपायरेशन में, एक्सपायरेशन कब होता है, देखो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, हायर हो, किसकी बात कर रहा है ये, CO2 की बात कर रहा है, कौन सी गैस का, CO2 के, कह रहे हमारी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी CO2 को ज्यादा हो, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेयर कंपेयर में, तो क्या होता है बच्चे, एक्सपायरेशन है। तो हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा होता है, इतना समझ लीजिए बस। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, यहाँ देखो जरा, तो इंस्पायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन कब होता, समझ में आ गया होगा आप, देखो डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, इसको बोलते हैं क्या क्या, देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये इंटरकॉस्टल समझते हो, यहां देखो जो आपका रिब्स होता है, देखो ये हो गया रिब्स, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोगों ने नॉनवेज खाया होगा, मटन वगैरह, देखो यहाँ पे इसके बीच में देखो इस टाइप से लगी होती है मसल, दिख रहा है, ये दिखा नहीं दिखा, देखा होगा इसमें, वहां देखा होगा, चिकन में देखा होगा, चिकन में नहीं दिखा बहुत क्लियर, लेकिन आपको दिख जाएगा मटन में। देखो यहां पे कह रहे हैं, अगर देखोगे क्या हुआ, क्या कह रहे हैं,
अबे 3 महीने और रोक लो, फिर गजब के देखना। फिर क्या देखो, कह रहे कि इंटरकॉस्टल मसल, देखो यहाँ पे जो रिब्स के बीच में मसल होती है तो बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। यहाँ देखो फिर जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल दो होते हैं, एक बाहर की तरफ लेयर होगी जो अंदर तरफ होगा। देखो कह रहे इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में देखो, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ठीक है, अब डायरेक्ट जाके ह्यूमन बॉडी के अंदर का देखना, ठीक है, बकरा अकरा मत देखना। आप डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में जाओ तो ह्यूमन बॉडी साफ साफ दिखेगा, वहीं देखना जाके। यहाँ देखो आप कह रहे कि हाँ देखो बात नहीं करो, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, तो कह रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के बीच में होते हैं वो, ठीक है, इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक, और देखो जरा यहाँ पे कह रहे कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट होता है। देखो कि जो इंस्पायरेशन स्टार्ट कैसे होता है, देखो बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? डायफ्राम यहां कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, विच इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। पास में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ऊपर और नीचे, ये पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, ये एंटीरियर साइड में और ये हो गया पोस्टीरियर साइड में। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या होता है, ये जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या करने से? देखो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने से। और तो क्या होता है? दूसरी बात करें यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये हम लोग बात करें किसकी? एक्सटर्नल की बात करें। आप देखो फिर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अभी तक किसको किया था? डायफ्राम को किया था। किसको किया था? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन होने से वॉल्यूम बढ़ता है इंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन, यू वॉल्यूम बढ़ गया। उसमें और कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? देखो कह रहे लिफ्ट अप द रिब्स, जो रिब्स होता है हमारा, ये रिब्स हो गया, ये ऐसे बढ़ता है। तो कैसा बढ़ा? ये डॉर्सली वेंट्रल, वेंट्रली डॉर्सल ऐसे बढ़ा, हमारा रिब्स बढ़ गया इस टाइप में ऐसे। तो रिब्स भी बढ़ गया वॉल्यूम, और नीचे से ऊपर बढ़ा तो ओवरऑल क्या बढ़ गया? बढ़ा। उसी की बात करें। देखो तो कह रहे हैं कि जो डॉर्सल वेंट्रल साइड में वॉल्यूम बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की मदद से, पिछले साल क्वेश्चन आया। और इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो वॉल्यूम बढ़ता है वो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें अब क्या होगा? देखो आप इस तरीके से हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा वॉल्यूम बढ़े तो क्या होगा? देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। अंदर के प्रेशर क्या? कम। अंदर के प्रेशर कम, बाहर के प्रेशर ज्यादा, तो बाहर से अंदर आएगी, मतलब क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा। क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा, है ना, सांस अंदर जाएगा। लिफ्ट अप द रिप एंड, यहां देखो इतना समझ आया। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खासतौर पे ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है कि शुरुआत कैसे होती है, इंस्पायरेशन की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हमारा डायफ्राम की बात कर रहे हैं। डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे। फिर कह रहे हैं कि ये यहाँ क्या लिखा, ध्यान रखना, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल लिखा गया तो पूछा कौन सा सेंटेंस गलत है। ये इंटरनल नहीं है, क्या होना है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की जब कंट्रैक्शन होता है इससे भी वॉल्यूम बढ़ता है, इधर वेंट्रल और डॉर्सल साइड में। ये अभी तक ऐसे बढ़ रहा था, अब ये ऐसे बढ़ रहा था, यानी कि जो हमारा जो ये सीने वाला हिस्सा क्या हो, ये ऊपर करेगा। इससे क्या होगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से मैं क्या बताया? देखो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर का? कम। अंदर गैस का प्रेशर कम, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, तो फिर क्या होता है? इंस्पायरेशन। उसी की बात तो कर रहा है, कोई दिक्कत? दो चीजें ध्यान से रखना, ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया वो अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे आपको सीक्वेंस भी लिखा है, वो भी पूछा नहीं गया है, ठीक है। और जो ब्रीथिंग डिवाइस लिखा है वो भी नहीं पूछा गया, लेकिन इससे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। मैं सस्पेक्टेड, इस पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, तो कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, इससे स्टार्ट कैसे होता है। समझ में आ गया कुछ? यहाँ पे एक्सटर्नल है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। यही गड़बड़ हुआ था बच्चों से,
ठीक है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। जहां पे थोड़ा सा अलर्ट बढ़ाते हैं वहां थोड़ा अलर्ट हो जाना। अब करें कि कोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम काजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डार्सोवेंट्रल एक्सिस में। ये मतलब ये वेंट्रल, ये पीछे का डार्सल ऐसे बढ़ेगा, डार्सोवेंट्रल एक्सिस में। उससे हुआ क्या, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। बॉयल्स लॉ, बायोलॉजी में केमिस्ट्री का तड़का। यहां देखो कह रही कि डार्सोवेंट्रल एक्सिस में ओवरऑल जो इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काजेज एन सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। हमने क्या बताया कि पल्मोनरी वॉल्यूम को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज, देखो बढ़ गया, फिर सिकुड़ लिया, फिर बढ़ गया। थोरेसिक चैम्बर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पल्मोनरी वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। अलग बात है कि थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाओगे तो पल्मोनरी तो अपने आप बढ़ जाएगा। उसी की बात कर रहे हैं, देखो फिर सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स का वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। फिर क्या होगा, देखो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी गैस की बात कर रहे हैं, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे क्या होगा, देखो अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी। देखो विच फोर्सेस एयर फ्रॉम आउटसाइड टू द मूव टू द लंग्स, इससे बाहर से एयर कहां आती है, इनसाइड आती है, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। आया, तो ये इंस्पायरेशन समझ लेना। अब एक्सपायरेशन भी समझ लो, देखो क्या है, कह रहे कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, जैसे डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगी, देखो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, यहां देखो कह रही कि रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो डायफ्राम हो जाएगा वो रिलैक्स हो जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन हो जाएंगे। उससे क्या होगा, देखो रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, और थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, देखो देयर बाई पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, है कि नहीं भाई। थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम तो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक। एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, कम जगह है, लोग ज्यादा तो प्रेशर बढ़ गया ना। वही कह रहे हैं यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में क्या है, कम है। उससे क्या होगा, देखो प्रेशर काजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से कहां जाएगा, बाहर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है। जरा फिर से देखो क्या बताया यहाँ पे, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम भी क्या होगा, रिलैक्स कर गया, रिलैक्स डायफ्राम। और क्या बच्चे, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। वहां पे कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है बताओ, एक्सटर्नल। यहाँ क्या बताया था, इंटरनल, इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटरकॉस्टल मसल है, इन्वॉल्व होता है इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में, ये एक्सपायरेशन में, किसमें, एक्सपायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल, और साथ में डायफ्राम जब रिलैक्स हो जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे क्या बताया था यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ में जो डायफ्राम होता है, ठीक है, और जो आपका स्टर्नम होता है अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे, और इसी वजह से होता है क्या है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वो कम होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा। और पल्मोनरी वॉल्यूम घटने से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस चीज का प्रेशर, CO2 का प्रेशर। और अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा, बाहर CO2 का प्रेशर कम, तो अंदर से बाहर वो CO2 बाहर रिलीज हो जाता है। माया इंपॉर्टेंट चीज दो जगह है, इंस्पायरेशन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। इंस्पायरेशन कब स्टार्ट होता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वॉल्यूम किस डायरेक्शन बढ़ता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। माया और क्या बताया हमने, कौन सा मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और स्टर्नम के बीच से, है ना। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो स्पैंड करेगा तो इससे वॉल्यूम बढ़ता है किस डायरेक्शन में, डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे। तो ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अंदर का वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर क्या कम, किसका प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर कम,
बाहर का ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा तो बाहर से अंदर आता है इंस्पायरेशन। तो कहने मतलब वहां पे ध्यान रखना एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, और यहां रखना इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान रखना बस, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब करें यहाँ पे वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्टेट ऑफ इंस्पायरेशन है एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। यानी एब्डोमेन की मदद से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं किसको? इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को। ठीक है, देखो कह रही कि ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन की बात करें, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कितना, देखो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ध्यान रखिएगा 12 से 16 बार। कितना? हम लोग 12 से 16 बार एक मिनट के अंदर की बात करें तो कितनी बार सांस लेते हैं बताओ? 12 से 16 बार। नॉर्मल पोजीशन में है, नहीं भागते हुए आप ले रहे हो, भागते तो बढ़ जाएगा फिर तो। नॉर्मल पोजीशन जाएगा, आदमी है बैठा हुआ है आराम से सुकून से, तो उसका अगर देखोगे तो 12 से 16 बार जो है ये सांस लेता है, ठीक है, एक मिनट में। दूसरी बात देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मोमेंट कैन बी एस्टिमेटेड। अब इसको आप एस्टिमेट भी कर सकते हो कितना एयर अंदर इंटर हुआ बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। नोट कर लो, स्पायरोमीटर या इसी को रिस्पायरोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर की मदद से इसको मेजर कर सकते हो, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, टीबी हो गया है मान लो, ठीक है, या कोई और इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। कोई वाल्व खराब हो गया, हार्ट में कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये हम लोग बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा स्पायरोमीटर, और स्पायरोमीटर साथ में ब्रीथिंग रेट याद रखिएगा 12 से 16 टाइम पर मिनट, ठीक है। और वॉल्यूम कम कैसे होता है क्या बताओगे? क्या बताओगे? डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है? रिलैक्स हो जाते हैं, तब वॉल्यूम ये सब अपने पोजीशन पे आते हैं, इससे वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर से अंदर से बाहर ये CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना इंटरनल और एक्सटर्नल, इसका अंतर याद रखिएगा बस, बाकी आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पे दिखाया भी गया, इसको देखो वही चीज यहाँ पे है वॉल्यूम में। यहाँ पे एयर को दिखाया गया, यहाँ पे कैसे यहाँ पे इंटर कर रहा है, और एयर इंटर कब करेगा मतलब इंस्पायरेशन की बात कर रहा है। देखो यहाँ देखो एयर इंटर कब करेगा? इंस्पायरेशन के दौरान, यानी कि अंदर का वॉल्यूम क्या था? ज्यादा कम? कम? ज्यादा होगा भाई। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम, तभी तो बाहर से अंदर आएगा। यहाँ देखो एयर इंटर कर रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या हो जाएगा धीरे धीरे, जब गैस अंदर आएगा फिर क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। रिप्स ऑफ स्टर्नम रेज, और तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो रिप्स होता है स्टर्नम्स होते हैं वो धीरे धीरे ये ऐसे फूलते चले जाते। यार आ रहा है, इसे फूलते धीरे धीरे। सांस ले लो, तुमको जाना है डुबकी मारना है नदी में, तो पहले सांस लेके फिर रोक लेते हैं। देखो ऐसे हो रहे हैं, वही कंडीशन हो रही है। देखो रिप्स सिस्टम क्या होता है, फूलते चले जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे लोग साइज में होते तो वहां भी कर लेते। देखो यहाँ देखो क्या है, रिव केज, ठीक है। साथ में देखो यहाँ देखो दिखाया गया है डायफ्राम क्या आ रहा है, देखो कंट्रैक्ट कर जाए, क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर जाए, नीचे तरफ जा रहा है, तो कंट्रैक्ट कर जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा था। डायफ्राम कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया था। अब एयर मैंने बताया था यहाँ पे, सब सारे जितने डायफ्राम बताए यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन हो जाएंगे, और इंटरकॉस्टल मसल कैसे हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो इसके वजह से जो हमारा वॉल्यूम होगा थोरेसिक चैम्बर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर प्रेशर कम, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, है ना। डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च अपवर्ड, तो क्या लिखा है, डायफ्राम रिलैक्स हो गया एंड आर्च अपवर्ड, ऊपर तरफ पुश कर जाएगा, आर्च अपवर्ड, ठीक है। इससे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और रिब और स्टर्नम जो है ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं जब एक्सपल पोजीशन, तो जो क्या नाम है, जब इसमें एक्सपायरेशन होता है तो एयर जो यहाँ से बाहर हो जाती है। तो अगर पूछे कि एयर किस कंडीशन में बाहर निकलेगा, तो इसमें ऑप्शन मान लो पहले दे दिया है कि रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, पहला केस। दूसरा जो वॉल्यूम थोरेसिक वो डिक्रीज हो जाता है, दूसरा केस। और तीसरा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, आर्च अपवर्ड, तीसरा केस। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, और ये हो जाएगा क्वेश्चन। आल, है ना, चौथा। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज पर, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है इसमें, देखो इसके बारे में थोड़ा दिया भी नहीं है। अगला हमारे पास है रिस्पायरेटिव वॉल्यूम, और इससे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिस्पायरेटिव वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। देखो रिस्पायरेटिव वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, पहले बताया देखो टाइडल वॉल्यूम इसे बोलते हैं टीवी, क्या बोलेंगे टीवी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान जितनी वॉल्यूम एयर को निकाला जाता है या रिलीज किया जाता है या एब्जॉर्ब करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है बच्चे ये, 500 ml होता है एक बार में। एक बार में इसमें लोग बैठे हुए सांस लिया तो कितनी गैस एयर जाएगी, 500 ml, या रिलीज किया तो कितनी जाएगी, 500 ml। अब कह रहे हैं कि जैसे आपने हमने बताया पीछे कि एक बार में 1 मिनट में आदमी कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार। तो एक बार में अगर 500 है तो 1 मिनट में कितना हुआ, हाँ ठीक है 6 से 8। अरे भाई 12 पंचे 60 हुआ ना, 12 पंचे 60 और 16 पंचे 80 हुआ कि नहीं। तो 6000 से लेके 8000 ml या 6 से लेके 8 लीटर, सही बात है, 6 से लेके 8 लीटर, है ना। तो ये हम लोग बात करें ये क्या है, पर मिनट, क्या है पर मिनट। तो आप याद करो सिर्फ किसमें, 500 ml एक बार में याद करो, उससे आप निकाल लोगे कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा, क्लियर। तो अगर आपसे पूछता है कि टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट बताओ कितना होगा, बात नहीं। अगर पूछता है टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट में कितना होगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी 6000 से लेके 8000 ml या 6 से लेके 8 लीटर, और एक बार में पूछे तो क्या बताओगे, अभी फिलहाल यही पूछा गया है, ठीक है, एक बार नॉर्मल कंडीशन में 500 ml। अगला हमारे पास देखो क्या है, स्पायरेटी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। अब कह रहे कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। 500 जो नॉर्मल था वो तो था ही, 500 जो टाइडल वॉल्यूम था वो तो था ही अपनी जगह, इसके अलावा फोर्स लगा के जितना और एयर खींच सकता है, फोर्स लगा के, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पायरेटी रिजर्व वॉल्यूम। अभी कितना होता है बच्चे, 2500 लेके 3000 ml, बस में कुछ 2500 से लेके कितना 3000 ml यहाँ पे होता है। ये किसकी वैल्यू बच्चे, स्पायरेटी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें से 500 ml तो आ जाए किसमें, टाइडल वॉल्यूम वाला, बाकी जो बच जाएगा उसमें स्पायरेटी रिजर्व वॉल्यूम में आ जाएगा। तो कितना बताया देखो, 2500 से लेके 300 ml। अगला हमारे पास देखो क्या है, एक्सपायरेटी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पायरेटी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है बच्चे, 1000 से लेके 1100 ml, 1000 से लेके 1100 ml। सिंपल सी बात ये है, टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, 500 ml, IRV कितना होगा, 2500 से लेके 3000 ml, और फिर हमारा ERV कितना होगा बोलो, 1000 से 1100, अभी 1100 वाला भी आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम में, ठीक है, इसके बाद वाला। तो 1000 से लेके कितना, 1100 ml। डिस्पार्सन वॉलंटरी होता है, रिफ्लेक्स है कह सकते हो, लेकिन वॉलंटरी एक लिमिट तक होगा। जैसे सांस के रोकने अपने आपका कंट्रोल कितना है, एक लिमिट तक वॉलंटरी है, उसके बाद ये इन्वेंट्री हो जाएगा, या तो इन्वेंट्री हो जाएगा या तो आदमी निपट जाएगा। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें, देखो जैसे जो छोटा बच्चा होता है, देखो बात नहीं करो, जब जन्म होता है बच्चे का तो उसका जो लंग्स होता है वो कोलैप्स होता है, पूरा पिचका रहता है पूरा, भाई उसमें कोई सारा काम तो मदर के लंग्स से होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अगर मान लो उसको आपने जो है हाँ, जब बच्चा उसकी डिलीवरी होती है तो बच्चे को जो है पहले उल्टा करते हैं, उल्टा करके पीटना शुरू करते हैं, खुद रोना शुरू कर दे तो ठीक है, वरना अदरवाइज मार मार के रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है, ताकि वो रोना शुरू करे, ठीक है, रोना शुरू करके नहीं रोएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहते हैं रोना कभी खुशी का है और कभी दुख का भी होता है। बच्चा अगर नहीं रोया तो दुख का विषय है ये, ठीक है। तो क्या होता है, उसको पीड़ा रहता है तो वो रोना शुरू करता है, उसको दर्द होगा तो रोना शुरू करेगा, और जब जैसे रोना शुरू कर तो मुंह फैलाएगा
तो सांस क्या हो जाएगी, अंदर जाएगी, तो उसका लंग्स पूरा फैल जाएगा, और एक बार लंग्स से फैल गया तो उसके बाद फिर ये चलना शुरू हो जाता है, फिर लगातार बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चे का रोना शुरू हो जा जरूरी होता है कि नहीं। मान लो बच्चा नहीं रोए तो क्या होगा फिर, तो देखो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेन को सबसे ज्यादा होती है। अगर मान लो आपने किसी वजह से, इसलिए कह रहे हैं कि जो डिलीवरी वगैरह होता है वो हॉस्पिटल में कराना चाहिए, इन्हें तो गांव में दाई वगैरह से करा दी, हालांकि दाई वगैरह करती है, एक्सपर्ट होती है उस काम में, लेकिन मान लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई तब क्या करोगे इसको। तो उससे क्या होता है, मान लो बच्चा आपने बचा लिया उसको, लेकिन उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से आगे चल के आने वाले समय में उसका मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, ये उसके साथ दिक्कत आती है। ठीक, बस जाएगा, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर बच गया तो उसको मेंटली रिटार्डेड होगा वो, कि ब्रेन को ऑक्सीजन न पहुंचे, वो हमेशा डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, ये दिक्कत उसके साथ आती है। खैर देखो, कह रहे यहाँ पे जरा देखो, एक ऐसे भी केस आता है कभी कभी मेडिको लीगल में आ जाते हैं केस, कि भाई लोग केस कर देते हैं कि भाई डिलीवरी करवाया और डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, बच्चा हमारा मर गया। बात नहीं करो यार, क्या करो, क्या चीज, डायफ्राम नहीं है हमारे कंट्रोल में, डायफ्राम हमारे कंट्रोल में नहीं है, सांस अलग है बच्चे डायफ्राम अलग है, सांस अलग है। हाँ, ये अभी नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे इसको, अभी इसमें आएगा, उसमें बताएंगे आपको नर्वस सिस्टम डिटेल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आएगा वहां पर बताएंगे इसके बारे में। जैसे मान लो कई केस में आते हैं मेडिकल लीगल केस में कि बच्चा जो है वो आप डॉक्टर साहब ने लापरवाही कर दी और वो हमारा बच्चा, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेगा कि भाई ये बच्चा पहले से मरा हुआ था, जब हम लोगों ने इसको डिलीवरी किया था तभी मर गया था, ठीक है, मरा हुआ था। अब वो कहे नहीं मरा हुआ नहीं था, ये जन्म हुआ था, जन्म के बाद बच्चा मरा है उसमें, तो कैसे उसको प्रूव करेंगे। तो उसका तरीका यही होता है, फिर पोस्टमार्टम भेजा जाता है, अगर रेडी हो गए तो, ठीक है। ऐसे लोग रेडी ही नहीं होते हैं कि ठीक है निपटा दो काम, अब मर गया, जो हो गया तो हो गया, ज्यादातर लोग यही करते हैं, उसको इग्नोर करते। क्यों, क्योंकि बच्चे के लोग कोई पोस्टमार्टम जो ज्यादा अवॉइड करते हैं, कौन, गार्जियन जो होते हैं, डॉक्टर तो कर ही देंगे, तो अगर नहीं मानते तो फिर वही होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसका लंग्स देखा जाता है। अगर मान लो उस बच्चे के जन्म जो है, बर्थ जन्म के बाद अगर उसकी डेथ हुई है, इसका मतलब सांस तो लिया ही होगा उसने, उसके लंग्स में क्या होगा, तो लंग्स काट के देखा जाएगा, लंग्स काट के देखो तो उसमें एयर मिलेगी, इसका मतलब लंग्स अगर हल्का भी फूला हुआ है, इसका मतलब है कि ये जन्म के बाद इसकी डेथ हुई है। लेकिन अगर लंग्स में एयर नहीं है, इसका मतलब बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिल बर्थ, है ना, जो मरा हुआ बच्चा रहता है उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। ये केस होते हैं मेडिकल लेवल में। देखो खैर आगे हम लोग बात करें यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम दे रहा, देख लो यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सबल एक्सपायरेशन। कह रहे हैं कि फोर्सबल एक्सपायरेशन के बाद अगर वॉल्यूम जो बचा रह जाता है, बहुत ज्यादा आपने प्रेशर लगा कि सारे एयर जो है मुंह से, यानी लंग्स के सारे एयर बाहर निकाल दिए, उसके बाद भी एयर बचा रह जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लंग्स पूरा खाली पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसके बावजूद भी अगर बचा रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये होता कितना बच्चे, 1100 ml से लेकर कितना, 1200 ml। इससे पहले हमने आपको बताया था वो स्पार्टी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना था, ERV 1100 से, उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, कितना, 1000 से 1100, ये कितना है, 1000 से 1100, 1100 से 1200, ठीक है, लगे हुए लाइन से। देखो कह रहे कि अब ये तो कहे नॉर्मल चीजें होती हैं, और इसमें प्लस माइनस करके आप जो है इसमें कुछ जो बीमारियों को पता कर सकते हो। जैसे कह रहे बाई एडिंग ऑफ एफिरिस्पायरेटिव वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैविटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी बीमारी का पता करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, पहला बताया यहाँ पे देखो स्पायरेटिव कैविटी, यानी कि इसको आईसी बोलते हैं। आईसी कहीं पढ़ा है, हाँ किसी ने बोला, किसने बोला, दीपांकर, क्या बात है, पढ़ लिया इसको पहले, कितने जमाने हो गए, जमाने याद नहीं, कहाँ यूज करते ये बताओ, जैसे कि
बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सिलेबस में सही बता रहे हैं। सिलेबस पता है आईसी सिलेबस में कितने टाइप के आईसी होते हैं? हाँ बच्चे, कितने टाइप का होता है बोलो? कितने टाइप का होता है पता है? नहीं पता? देखो अच्छा, ये जब पढ़ोगे एनसीईआरटी फिजिक्स के सबसे लास्ट टॉपिक में सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक है, वहां पे दिया है। कई टाइप को पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए इस बार। देखो इंस्पायरिटी कैपेसिटी की बात करें, देखो कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। यहां देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यहां देखो ध्यान दो इधर, कह रही कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, जो अलग से जो एयर इंस्पायर करता है उसको हम लोग बोलेंगे इंस्पायरिटी कैपेसिटी। मतलब क्या है देखो, इसमें जो अलग से करता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंस्पायरिटी कैपेसिटी, आईआरवी बोलते थे। क्या बोलते थे? आईआरवी। और शुरुआत में जो होता था वो क्या था? टाइडल वॉल्यूम। तो यानी कि आईआरवी और टाइडल वॉल्यूम को मिला के ये क्या बनाता है? इंस्पायरिटी कैपेसिटी। देखो इट इंक्लूड, दिस इंक्लूड क्या? टाइडल वॉल्यूम और प्लस क्या है? इंस्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी। ये हो गया हमारा इंस्पायरिटी कैपेसिटी। दूसरा देखो यहाँ पे ऐसे ही इंस्पायरिटी कैपेसिटी की बात करते हैं यहाँ पे, और क्या बताया देखो यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अच्छा, नॉर्मल इंस्पायरेशन कितनी एयर आपने लिया था? 500 ml, यानी कि 500 के अलावा जो एयर रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे? ईआरवी। नहीं क्या है? ईआरवी। इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या? ईआरवी क्या बन जाएगा? इंस्पायरिटी कैपेसिटी। देखो दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टीवी प्लस ईआरवी। ये क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा देखो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर टाइडल वॉल्यूम में आप आईआरवी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? इंस्पायरिटी कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम में अगर ईआरवी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? इंस्पायरिटी कैपेसिटी। ठीक, अब देखो आगे अगला हमारे पास है, देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि एफआरसी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अच्छा, नॉर्मल जब एक्सपायरेशन किया था तो उसमें क्या निकल गया? टाइडल वॉल्यूम। क्या निकल गया? टाइडल वॉल्यूम। यही कह रहे हैं देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। और इसमें इसका मतलब क्या होगा? देखो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे निकल गया, तो क्या बचा? देखो एक तो ईआरवी बचा और एक जो कभी नहीं निकलता रेजिडुअल वॉल्यूम बचा। देखो यानी ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तो निकल गया, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ईआरवी प्लस क्या हो गया? आरवी। दूसरी हमारे पास देखो क्या है? वाइटल कैपेसिटी, यानी कि वीसी। यहां देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन, ब्रीथ इन यानी जो अंदर लेता है, आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, यानी पूरी फोर्स लगा के जितना एयर उसने निकाल दिया, यानी CO2 पूरा निकाल दिया जितना मैक्सिमम, उसके बाद जितना मैक्सिमम वो सांस ले सकता है, जितना मैक्सिमम वो सांस ले सकता है, यानी पहले फोर्स निकाल के लगा के सारे एयर अंदर लंग्स के सारे बाहर रिलीज किए, फिर फोर्स लगा के सारे एयर वो अंदर ले रहा है। क्या इंक्लूड होगा देखो यहाँ पे? देखो एक तो ईआरवी हो गया, टीवी हो गया, और साथ में क्या? आईआरवी हो गया। टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, साथ में आईआरवी आएगा, और क्या होगा? ईआरवी होगा। या कह सकते हो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। मतलब ये कहने मतलब फोर्स इंस्पायरेशन के बाद या फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद वो जितना एयर मैक्सिमम ले, या फोर्स इंस्पायरेशन के बाद जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वो बार रिलीज करे, दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। ये हो गया यहाँ पे। तीसरा लास्ट बताएगा टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि टीएलसी की बात करें, क्या बोलेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी। हालांकि टीएलसी डीएलसी आप पढ़ोगे आगे ब्लड टेस्ट में। इसमें क्या हो देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए कंपेन्ड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन के बाद जितना एयर लंग्स में बची रह जाती है, होती है पूरी पूरा। और इसमें क्या होगा देखो, पूरा आप ऐड कर लो क्या क्या, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा जो कभी निकलता ही नहीं है,
ERV आपका रहेगा ही, टाइडल वॉल्यूम रहेगा ही, साथ साथ IRV रहेगा, ठीक है, IRV या वाइटल कैपेसिटी, साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको यहाँ पे इसमें जोड़ दिया गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बता दूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो तो आप ये कर सकते हो, देखो ये लिखा है IRV, ये लिखा है EV, ये लिखा है ERV, ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? पहले तो आप ईटर लिख लो, देखो ठीक, ये देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, देखो यहाँ पे स्पाइटी कैपेसिटी, क्या है स्पाइटी कैपेसिटी, स्पाइटी कैपेसिटी में क्या कहते बच्चे, टायरल वॉल्यूम था, बोलो IRV और टायरल वॉल्यूम इसको मिला के क्या बनता है, ये क्या बनेगा बच्चे, IC बना क्या, IC बन गया। और देखो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम और ERV मिला क्या बनता है, हाँ बोलो, AC, AC बन गया। ये तो आपको पता है, जो बेसिक बेसिक को बता दो, है कि नहीं। यहाँ देखो इसके अलावा एक था हमारे पास कौन सा, FRC, ERV प्लस RV, ये देखो ये हो गया FRC, देखो है कि नहीं। अच्छा ये पूरा क्या कहलाएगा, TLC, क्या कहलाएगा, TLC, कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, ये TLC हो जाएगा। और देखो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके बाद IRV, TB और ERV, ये देखो क्या लिखा है, IRV, TB और ERV, ये क्या कहलाता है, वाइस चांसलर, ये देखो। अब ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हो, तो आपको सिर्फ ध्यान यही रखना था बस, बाकी आप निकालते चले जाओगे अपने आप। अगर ये पता है तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे मान लो आपसे पूछे TLC माइनस FRC, क्या बच्चे ऐसे छूट गया क्या, अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे आंसर बता रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान पहले रखना है, देखो इसको ईटर से याद कर लेना, ITER, फिर यहाँ पे RV लगा देना, पता ही आई से क्या होगा, IRV, ठीक, IRV, यहाँ TB, यहाँ ERV, यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू। उसके बाद ये तो आपको पता ही, जो पता आपसे लिखते जाओ, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो ये पूरा बन जाएगा। अब ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आप बता ले जाओगे। जैसे मान लो आपसे पूछता है VC माइनस AC, बताओ क्या होगा, उसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, तो बताओ IRV, क्या है IRV। आपसे पूछ लिया यहाँ पे TLC माइनस VC क्या कहलाता है, ये पूछे कि TLC माइनस VC होता कितना है, रेजिडुअल वैल्यूम है ये, 1100 से लेके 1200 ml। क्लियर हुआ। जैसे 3-4 ऑप्शन बना के ऐसे आपसे पूछ सकता है। तरीका वही देखिए, पहले ITER ईटर याद रखिएगा, फिर आप IC लिखिए, FRC लिखिए, उसके बाद क्या है VC और यहाँ पे EC है, और टोटल तो आपको पता ही है TLC होता है। ऐसे आप इसको बना सकते हो। ये क्वेश्चन में टिपिकल हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करो बन जाएगा। स्टार्ट ध्यान रखना, स्टार्ट यहाँ से करना है, इसको गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन गलत होगा तो अगर इसी से गलत होगा, अदरवाइज गलत होने वाला नहीं है। हो गया सबका, लिख लिया। लोग दूसरों का ध्यान नहीं रखते हो।
हो गया बच्चे? बस 5 मिनट और देख लो, छोड़ देते हैं। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ देखो, बस यहीं तक, बस खत्म। देखो कह रहे कि आप इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे बच्चे। देखो एक्सचेंज ऑफ गैस, यहाँ देख लो, ओनली 5 मिनट, 5 2 7 27 में छोड़ देंगे। यहाँ देखो, एलुलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ देखो, बात नहीं करो। जो एलुलाई होता है वो प्राइमरी साइट होता है। एलुलाई की डक्ट ऑफ एलुलाई दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में मेन कौन होता है? एलुलाई। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या चीज? दोनों अगर बोले तो दोनों हो जाएगा, लेकिन मेन कौन है? देखो एलुलाई। एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, अगर ब्लड पहुंच जाएगा तो। साथ में O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा? सिंपल डिफ्यूजन। एक्टिव की पैसिव क्या बताएंगे? पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये प्रेशर, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होता है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। बात नहीं करो, ठीक है? कह रहे कि जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस होता है बच्चे, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, और क्या देखो, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर आपसे पूछता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो पहला क्या आएगा बच्चे? सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। दूसरा क्या है? ये पूछ सकता है आपसे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस बात पे डिपेंड करता है, तो 2 बात पे डिपेंड करता है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, गैस कितनी सॉल्बिल है, और दूसरी बात जो मेम्ब्रेन है एल्वेलाई की, कितनी, उसकी थिकनेस क्या है। ठीक। और देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। आपने पढ़ा भी होगा डाल्टन्स लॉ, है ना? एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of these two gases in the atmosphere, air, and the two site of diffusion are given. Table दिया गया है and in figure 17.3. The data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. ठीक? क्या कह रहे देखो यहाँ पे? खास बात, पार्शियल प्रेशर हमने किसमें मेजर किया? देखो मिलीमीटर Hg में। किसमें? मिलीमीटर Hg में। मरकरी पे ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, हालांकि ये एटमॉस्फेयर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे mmHg में है। एट डिफरेंट पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन डिवीजन कंपैरिजन टू दिस एटमॉस्फेयर। जैसे बताया यहाँ पे, देखो एक बताएगा रिस्पायरेटरी गैसेस कौन कौन सी, देखो O2 है और CO2। पहले तो ध्यान रखिएगा, 2 ही गैसेज जिसका एक्सचेंज होता है। अब सवाल ये कि एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेज रहती हैं बताओ। अगर O2 की बात करें कितना, 159 mmHg O2 की बात कर रहे हैं, और CO2 कितना देखो 0.3, कितना 0.3 है। एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा है, O2 के CO2? पता ना, O2 ज्यादा है। यहां देखो, अब बात करते हैं देखो एल्वेलाई की। बात नहीं करो, बात करते हैं एल्वेलाई की। कितना बच्चे O2? 104, और CO2 कितना है? 40। हमारे एल्वेलाई में 104 होता है। ठीक। और देखो यहाँ पे जो ब्लड कैसा है, देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा है? तो जो CO2 का अमाउंट है बच्चे, वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड में O2 के अमाउंट होता है। क्लियर? तो CO2 के अमाउंट है बच्चे, वही क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में O2 के अमाउंट होता है। जो O2 के अमाउंट होता है ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, वही ऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 के अमाउंट होता है। कोई दिक्कत? और जो CO2 के अमाउंट होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड में, वही टिश्यू में होता है O2 का अमाउंट। कुछ में आया? क्या है? जिगजैग है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आया। और ये अब देखो, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना? ऐसे चलेंगे। और दूसरा देखो, दूसरी बात, अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा तो जाहिर सी बात उसमें CO2 ज्यादा होगा और O2 क्या होगा? कम होगा। ये 40 है, कितना होगा? 45, यानी कुछ से ज्यादा। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ कितना है? ये तो 40 है CO2, और ऑक्सीनेटेड ब्लड में O2 क्या होता है? ज्यादा, कितना? 95।
और टिश्यू की बात करें तो देखो टिश्यू में और डियासिड ब्लड में कुछ नजर आ रहा है, देखो सेम होता है। एक चीज ये पूछ सकता है कहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का लेवल सेम होता है, तो जो होता है डियासिड ब्लड में वही होता है टिश्यू में, 40 और 45। तो समझ में आया? 27 हो गए, देखो टाइम से छोड़ दिया मैंने। अब बच्चे